हेलो स्टूडेंट, बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, उसके लिए सॉरी। चलिए उसके आगे का स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेयर होती है इस पर वेडिंग। ठीक है, वेडिंग क्या होती है? मैट्रिक्स शीट के ऊपर लगाई जाती है। देखते हैं क्या होती है। ओवर द मैट्रिक्स शीट इज अप्लाइड ए लेयर ऑफ वेडिंग विच कंसिस्ट ऑफ ए 5 layers मटेरियल लाइक जूट और हेसियन टेप। ठीक है, ये जूट या हेसियन टेप की होती है। ठीक, द पर्पस ऑफ वेडिंग इज़ टू प्रोटेक्ट मैट्रिक्स शीट अगेंस्ट कोरोजन एंड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी ड्यू टू आर्मोइंग। क्या होता है, इसलिए करते हैं ताकि ये वेडिंग इसलिए लगाई जाती है, जूट या हेसियन टेप की होती है, ताकि जो हमारी मैट्रिक्स शीट है ना, ये लेड या एल्युमिनियम की होती है। ठीक, ताकि इस पर इसका कोरोजन वगैरह ना हो। ठीक, और मैकेनिकल इंजरी से ये हमारी प्रोटेक्ट रह सके। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर वेडिंग की एक लेयर लगाते हैं। तो क्वेश्चन इसमें जो है एमसीक्यूज बन सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये पूछ सकता है कि जो लेड शीट है ये किस, जो हमारी लेड शीट होती है ये, ठीक है, सॉरी मेटेलिक शीट होती है। लेड शीट तो फिर लेड आ ही गया ना, लेड की बनती है। जो मेटेलिक शीट होती है इंसुलेशन के ऊपर केबल में, ये किसकी बनती है? ठीक, तो ऑप्शन आ सकता है हमारा एल्युमिनियम, ठीक है, तांबा, या और भी आ सकते हैं आयरन, ठीक, प्लास्टिक, कुछ भी आ सकता है। तो ये मेटेलिक शीट किसकी बनती है? हमारी एल्युमिनियम की। अगर लेड होगा, लेड और एल्युमिनियम या लेड ऑब्लिक एल्युमिनियम, तो दोनों लगाएंगे। ठीक है, केवल एक होगा, लेड या एल्युमिनियम से केवल एक होगा। ठीक है, तो आपको वही लगाना होगा। इसी तरीके से आ सकता है कंडक्टर कैसे बनते हैं, या जो मेटेलिक शीट है इसकी लेयर कौन से नंबर की होती है? तो 3rd नंबर की होती है। ठीक, पहले कंडक्टर, इंसुलेशन पेपर, या उसके बाद मेटेलिक शीट। तो इसी तरीके से इनमें से किसी के बारे में भी पूछ सकता है वो। ठीक, आर्मिंग, ये वेडिंग पूछ सकता है, वेडिंग कौन से नंबर पे करते हैं? तो 4th नंबर पे होती है। वेडिंग किसकी होती है? तो ये किसकी होती है? जूट या हेसियन टेप की होती है। वेडिंग क्यों यूज़ करते हैं? तो इसको कोरोजन से बचाने के लिए, मेटेलिक शीट को कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक, या मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए। ठीक है, ये पूछ लेगा इंसुलेशन जो इंसुलेशन यूज़ होता है किस लिए यूज़ करते हैं, या किस मटेरियल का होता है ये। तो कई सारे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आर्मोइंग over the wedding. Armouring is provided which consists of 1 or 2 layers of galvanized steel wire और steel tape। ठीक, क्या होता है ये वेडिंग होती है, वेडिंग के ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है जिसको बोलते हैं हम आर्मोइंग। ठीक, ये आर्मोइंग किसकी बनती है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि केबल में जो आर्मोइंग होती है वो किसकी बनाते हैं। ठीक, तो ये बहुत आता है क्वेश्चन, ये हमारे इसमें तुम्हारे एमसीक्यूज में ही पूछा जा सकता है। तो ये किसकी बनाते हैं हम? गैल्वनाइज्ड स्टील वायर की और स्टील टेप की। ठीक, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इट्स पर्पस इज़ टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। क्यों करी जाती है और कौन से नंबर की होती है? कौन से नंबर पर होती है? 5th नंबर पे, 1 2 3 4 5। ठीक, 5th नंबर की होती है ये लेयर, और ये गैल्वनाइज्ड स्टील टेप या स्टील वायर की होती है। और क्यों करी जाती है? ताकि मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कर सकें केबल को। ठीक, ठीक है, ये क्या हुआ? आर्मिंग मे नॉट बी डन इन केस ऑफ सम केबल। कभी कभी कुछ केबल होते हैं जिसमें आर्मिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर में पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट है सर्विंग क्या होती है देखते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आर्मिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। आर्मिंग को एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाने के लिए एक लेयर लगाई जाती है जिसको बोलते हैं हम सर्विंग। ठीक है, ए लेयर ऑफ फाइबरियस मटेरियल लाइक जूट सिमिलर टू वेडिंग इज़ प्रोवाइडेड ओवर द आर्मोइंग, दिस इज़ नोन एज सर्विंग। ठीक, क्या होता है, जैसे वेडिंग थी ना, वो भी हमारी जूट की हेसियन टेप की थी, इसी तरीके से सर्विंग भी सेम वैसी होती है। ये आर्मोइंग के ऊपर चढ़ाई जाती है ताकि आर्मोइंग को एटमॉस्फेरिक कंडीशन से, नमी से या इन सब से बचाया जा सके। ठीक है, ये होती है हमारी सर्विंग। तो इसमें कितनी होती है? 6 लेयर होती है टोटल। पहला कंडक्टर, दूसरा इंसुलेशन पेपर, तीसरा लेड शीट या मेटेलिक शीट, उसके बाद वेडिंग, फिर आर्मोइंग, फिर सर्विंग। तो ये हमें मालूम होना चाहिए ये सारी कंडक्टर है, क्यों यूज़ करते हैं और किस चीज़ का बना होता है, और कौन से नंबर की लेयर होती है। तो पहले नंबर पे यूज़ करते हैं। ठीक, इंसुलेशन है, इंसुलेशन क्यों यूज़ करते हैं, किस मटेरियल का होता है और कितने नंबर पे होता है? ये दूसरे नंबर पे होता है। ठीक, इसके बाद लेड मेटेलिक शीट होती है, क्यों यूज़ करते हैं, किस मटेरियल की होती है और कौन से नंबर की होती है? 3rd नंबर की होती है। ठीक, एल्युमिनियम या लेड की बनी होती है, और मैकेनिकल इंजरी से या हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद वेडिंग है। वेडिंग
कौन से नंबर पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और किसकी बनाई जाती है ये वेल्डिंग। आर्मिंग क्यों यूज़ करते हैं, कौन से नंबर पे यूज़ करते हैं और किस मटेरियल की होती है। इसके बाद सर्वेइंग क्यों यूज़ करते हैं, किस मटेरियल की होती है और कौन से नंबर पे यूज़ करते हैं। तो इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, केबल पे। इसीलिए केबल का कंस्ट्रक्शन का ओवरव्यू दे दिया और सारी चीज़ों के बारे में बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ केबल, ठीक है। ये भी बहुत पूछा जाता है क्लासिफिकेशन। तो हम इसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वोल्टेज के आधार पर केवल, ठीक। और बाकी और भी हैं लेकिन उसको हम नहीं पढ़ेंगे, केवल वोल्टेज के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला होता है लो टेंशन या LT केबल, ठीक। लो टेंशन, टेंशन कहते हैं वोल्टेज को, इसको लो वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक। लो वोल्टेज या लो टेंशन केबल, LT केबल, यह कहाँ तक यूज़ होते हैं हमारे 1000 वोल्ट या 1 kV तक यूज़ करे जाते हैं, ठीक, अप टू 1000 वोल्ट। नेक्स्ट है हाई टेंशन या हाई वोल्टेज केबल या HT केबल, यह 11 kV या 11000 वोल्ट तक यूज़ किए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है उसके बाद सुपर टेंशन केबल, सुपर टेंशन या सुपर वोल्टेज या ST केबल बोलते हैं इन्हें, ठीक। ये हमारे 22 से 33 kV तक यूज़ किए जाते हैं, 22,000 से 33,000 तक, ठीक। नेक्स्ट है उसके बाद एक्स्ट्रा हाई टेंशन EHT केबल, ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, ठीक। इसको 33 से 66 kV तक यूज़ करते हैं, ठीक है। 33 से 66 kV तक इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है एक्स्ट्रा हाई टेंशन, सॉरी एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल, हाई टेंशन पढ़ लिया ना, एक्स्ट्रा सुपर टेंशन या सुपर वोल्टेज, यहाँ सुपर वोल्टेज दे दिया, ठीक। एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज या सुपर टेंशन केबल यह 132 kV से अधिक वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। 132 kV से अधिक वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखो, इन पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लो टेंशन केबल का वोल्टेज, वर्किंग वोल्टेज कैसा होता है, कितने तक यूज़ करते हैं, तो 1000 वोल्ट, ठीक है, 11 kV या 2000 वोल्ट, तो ऐसे कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं, तो 1000 वोल्ट लगाएंगे। ऐसे हाई टेंशन केबल के कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हाई टेंशन केबल कि 11 kV पे यूज़ करते हैं, 22 पे, 66 पे, 132 पे, तो 11 kV पे। ऐसे सुपर टेंशन को कितने वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, तो 22 से 33 या 33 से 66 या 66 से 132, तो हमें राइट आंसर 22 से 63 लगाना पड़ेगा। ऐसे ही एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल को कितने वोल्टेज तक यूज़ करते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन वोल्टेज के पर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको बियॉन्ड 132 kV पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो ये हल्का सा ओवरव्यू दे दिया मैंने तुम लोगों को, ठीक है। अब हम इसके कुछ MCQs हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हल्के हल्के जो MCQs हैं उनके बारे में तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, ये 3 वायर DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेक्स अवेलेबल, कितने वोल्टेज अवेलेबल होते हैं 3 वायर DC सिस्टम। मान लो 3 वायर DC सिस्टम है ये, ठीक है। 1 2 3 वायर जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो एक वोल्टेज इनके बीच होगा और एक वोल्टेज इनके बीच, तो कितने वोल्टेज होंगे, 2 वोल्टेज, ठीक। तो यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे 2 वोल्टेजेस, ठीक, 2 वोल्टेजेस अवेलेबल होंगे। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ए लाइन विच कनेक्ट्स कंज्यूमर्स टू डिस्ट्रीब्यूटर। देखो ये पढ़ा है ना हमने, कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूटर से कौन सी लाइन हमारी कनेक्ट करती थी। चलिए दिखाता हूँ, अभी खुद समझ जाओगे। देखो सर में जनरली स्मॉल केबल विच कनेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर्स टर्मिनल, तो डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर्स टर्मिनल तक क्या चीज़ हमारी कनेक्ट कर रही है, सर्विस मेन्स, ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर या सर्विस मेन। तो हमारा राइट आंसर इज सर्विस मेन्स, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बहुत बनते हैं, ठीक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन AC सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एम्प्लॉयज़, जो AC सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें क्या 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 होता है, 11 kV 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 1.6 kV 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 33 kV 3 फेज 3 वायर सिस्टम, या 400/200 वोल्ट 3 फेज 4 वायर सिस्टम। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। चलिए अब दिखाते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, समझा दूँ जरा, क्या ये बता तो चुका ही हूँ, दोबारा एक बार उसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है, क्या होता है ये। चलिए देखते हैं। देखो क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ठीक, इसको वोल्टेज को बढ़ाया, फिर हमने इसको आगे ट्रांसमिट करते हैं, ये क्या कहलाता है हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन। उसके बाद आगे 400 kV को हम स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है।
उसके वोल्टेज को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से कम किया जाता है, फिर आगे ट्रांसमिट किया जाता है। ये कहलाता है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक। उसके बाद और फिर हमारे क्या सब स्टेशन होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सब स्टेशन पर रिसीव होती है पावर, फिर यहाँ पे वोल्टेज को और कम करा जाता है, ठीक ठीक। लगभग 33 kV तक हमारे वोल्टेज को कम करा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद हमारी ठीक है 11 kV तक कम करा जाता है, ठीक। उसके बाद हमारी यहाँ से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो होता है हमारा 11 kV पर, ठीक। 11 kV 3 फेस और 3 वायर पर, ठीक। 3 फेस यहाँ पे भी ये सारे 3 फेस 3 वायर पे हुए। जो प्राइमरी अब ये जो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहलाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये 11 kV और 3 फेस 3 वायर पर किया जाता है, ठीक। इसके बाद हमारे जो घर के पास ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं पोल पर, वहाँ हमारी पावर आती है, ठीक। इसको 11 kV को हम 400 वोल्ट पर बदल लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से। फिर यहाँ से जो है हमारी 3 फेज 400/230 वोल्ट पर 3 फेज 4 वायर सिस्टम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कहलाता है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है हमारा 400/230 वोल्ट 3 फेज 4 वायर में 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। फेज और 2 फेज के बीच जो वोल्टेज होता है वो 400 वोल्ट होता है, उसको लाइन वोल्ट कहते हैं। और किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच वोल्टेज होता है वो 230 वोल्ट होता है, उसको हम फेज वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज जनरली कनेक्टेड इन, ये इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ा चुके हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो बाइंडिंग करी जाती है सेकेंडरी और प्राइमरी, तो कैसे करी जाती है, तो भाई हमारी क्या रहती है डेल्टा स्टार में रहती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार में, ठीक। ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड ऑन, ठीक। इकोनॉमिक प्रिंसिपल पढ़ा था हमने ट्रांसमिशन लाइन का, उसमें ट्रांसमिशन लाइन में मेजर पार्ट किस, हमारा जो पूरी ट्रांसमिशन लाइन होती है जो इन्वेस्टमेंट होता है सबसे ज़्यादा कंसीडर किसकी कॉस्ट करी जाती है, कंडक्टर की कॉस्ट करी जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन में किसकी कॉस्ट कंसीडर करी जाती है, वह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कॉस्ट सबसे ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। द मेजर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन इट मेड ऑन, किस पर लगाया जाता है मेजर पार्ट, किस पर करा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ना ही कंडक्टर पर ना ही पोल पर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज़, तो इसमें क्या होता है देखो रिलायबल इंटरकनेक्ट, इसमें क्या कई सारे सब स्टेशन इंटरकनेक्ट होते हैं। तो रिलायबल यही होगा ना, एक सब स्टेशन ख़राब हो गया, कोई फॉल्ट आ गया तो दूसरे सब स्टेशन से हमें सप्लाई मिल सकती है। रेडियल में क्या है एक ही सब स्टेशन से एक ही एंड से सप्लाई मिलती है, अगर कोई फॉल्ट आ गया तो इसमें कंटिन्यूटी इलेक्ट्रिसिटी की रुक जाती है, ठीक। रिंग मेन में एक से अधिक फीडर लगे रहती हैं, ठीक है, एक से अधिक फीडर से हमें सप्लाई मिलती है। एक फीडर ख़राब हो गया तो दूसरे फीडर से मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या फीडर नहीं, इसमें तो हमारे सब स्टेशन इंटरकनेक्ट होते हैं। एक सब स्टेशन ख़राब हो गया तो दूसरे सब स्टेशन से हमें मिल सकती है सप्लाई। तो इंटरकनेक्टर सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टेज ड्रॉप इज़ मेन कंसिडरेशन वाइल डिजाइनिंग ए, हमने फीडर डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसमैन पढ़े थे, हमने पढ़ा था फीडर क्या होता है, इसमें कोई टेपिंग नहीं करी जाती है, इसकी जो डिजाइनिंग करी जाती है तो किसके आधार पर करी जाती है, किसको कंसीडर करते हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर, ठीक। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में टेपिंग करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसमें। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है इसकी जो डिजाइनिंग करी जाती है वह हमारी वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर करी जाती है। तो हमारा क्या होगा ये राइट आंसर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। वो सॉरी राइट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। इसीलिए थ्योरी पढ़ना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरकनेक्टर सिस्टम द रिवर्स कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। इंटरकनेक्टर, अगर इंटरकनेक्टेड सिस्टम है हमारे आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा रिजर्व कैपेसिटी हमारी क्या होगी बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाती है भाई। कई सारे हमारे सब स्टेशन कनेक्ट हैं, ठीक है, आपस में, ठीक है, तो भाई रिजर्व कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, ठीक है। मान लो हमारे एक ख़राब हो गया, एक हमारे पास रिजर्व में है सब स्टेशन, मान लो 2 कनेक्ट हैं, ठीक, तो एक ख़राब हो गया तो एक हमारे पास रिजर्व में हो, तो उससे हम सप्लाई कर सकते हैं, कंटिन्यूटी हमारी सप्लाई की बनी रहेगी, तो रिलायबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो हमारा क्या है इससे क्या होता है रिजर्व कैपेसिटी हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा द लाइन विच कनेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर टू सब स्टेशन।
सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर को कौन सी लाइन कनेक्ट करती है, हमने पढ़ा था। देखो फीडर क्या करता है, ए फीडर इज ए कंडक्टर विच कनेक्ट द सब स्टेशन टू एरिया वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटर को सब स्टेशन क्या कनेक्ट कर रहा है, हमारा फीडर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, द लाइन विच कनेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर टू सब स्टेशन, राइट आंसर इज फीडर, ठीक। तो ये कुछ MCQs थे हमारे, अब हम इसके आगे के कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।